हेलो गाइस, आज हम बता क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है अब तुम्हें, ठीक है। देखो अब तक हम क्या कर चुके थे, 9 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है हमें, अब हमें समझना है कि जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट हमने ओपन किया था, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमने बनाया था, ठीक है। अब उसका अकाउंट बनाने में खैर हमें सीखना है इसमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का, पर उसकी बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं उसकी बात करूंगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि अगर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वैसे तो क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे हमने उतना ही बताया क्या बोलते हैं इसमें प्रॉफिट चाहिए था जितना ये सब कुछ क्या हो राइट ऑफ हो चुके, पर राइट ऑफ नहीं हो पाया किसी भी कारण से। मान लो कि क्लोज करते वक्त कोई बताए डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बच जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है गाइस। लो तो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब उसको क्लोज करें। अब क्लोज करते वक्त दो सिचुएशन हो सकती है, या तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा या तो डेबिट बैलेंस बचेगा। अगर किसी भी कारण से क्रेडिट बैलेंस बचता है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। उससे कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। पर लेकिन अगर डेबिट बैलेंस बच गया तो मुझे प्रॉफिट्स यूज करने और इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को मैं रख नहीं सकता अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, उसे किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे अगर कोई लॉस वगैरह पड़े हैं या मेरे पास ये चीज़ें पड़ी तो इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे राइट ऑफ कर सकता हूँ। और अगर कोई फंड पड़ा है तो उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे मैंने इसकी एंट्री लिख दिया, वो तुम देख सकते हो। अब इसके लिए अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये हमारा पता है क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसको समझते हैं, उसके बाद फिर पता है आगे स्टार्ट करेंगे। देखो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब तुम्हारी बुक में ना ये दूसरे तरीके से दे रखी है बैलेंस शीट, मेरे में इस तरीके से दे रखी है। अब मैं बैलेंस शीट के ऊपर साथ साथ समझाता चलूंगा बाद में, ठीक है। तभी तुम्हें यहाँ पे ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। लो देखो सुनो, अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। देखो यहाँ लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड। हम वीक लिमिटेड की बात करें, वीक लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ठीक है। इसका तो नाम ही वीक है, बिजनेस तो खराब होना ही था, ठीक है। बड़ी घटिया कंपनी है, ठीक है। लाओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कमजोर लिमिटेड, ठीक है। तो कमजोर लिमिटेड की बुक्स में क्या दिया हुआ है, कह रहा है हमारे पास इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें गिवन है। इधर कुछ एसेट्स गिवन है। अब नीचे उसने बताया कि हमारे पास जो प्रपोजल है उसमें हम क्या क्या चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा कैसे मतलब क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। इसमें सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो वही हमें इसके अंदर समझनी है, ठीक है। अब क्या लिखा है, टू रिड्यूस इक्विटी शेयर बाय ₹9। कह रहा है 9 रुपये से इक्विटी शेयर को कम कर दो, तो नया शेयर कितने का होगा, 1 रुपये का होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो अभी यहाँ 10 रुपये का शेयर है, लेकिन अब वो कितने का रह जाएगा, 1 रुपये का, क्योंकि 9 रुपये तो कम हो जाएंगे। 9 रुपये हम क्या करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी प्रेफरेंस के बारे में कह रहे हैं कि उसमें भी 40 रुपये क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो अब वो 60 रुपये का रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये का था, अब वो कितने का रह जाएगा, 60 का। डिवेंचर्स वाले भी कह रहे हैं कि हम 10% का राइट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिवेंचर्स का भी 10% कम कर देंगे। क्रेडिटर कह रहे हैं हम 1/3 क्लेम छोड़ देंगे, 1/3 क्लेम वो भी छोड़ने को तैयार है, तो 1/3 क्लेम छोड़ देंगे। मशीनरी अब कितने की रह गई, 70,000 की रह गई, तो यानी कि कितना हो गया, 1,30,000 की थी पहले, अब 70 की रह गई, तो यानी 60,000 कम हो गया, यानी मशीनरी में मुझे नुकसान हो गया, अब वो 70 की रह गई है। इन्वेंट्री 10,000 से कम कर देंगे, तो 10,000 का इन्वेंट्री में नुकसान हो गया है। और हम बैड डेब्ट्स के लिए बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन भी बना रहे हैं 15,000 का, ठीक है। तो ये भी मेरा एक तरीके का नुकसान ही है, वो भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे मुझे समझना है, लिखा है राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स, सारी इंटेंजिबल एसेट्स को मैं क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। आगे लिखा है टू रेज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू 13% एंड द रेट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये अब बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि तभी तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अदरवाइज पता क्या होता है, समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से तुम्हें समझना है। लो तो आगे स्टार्ट करें, चलो। तो अब उसने यहाँ पे क्या बोला, कह रहा है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है उसे 13% कर देना। तो पहले कितने के थे, पहले 10% के थे, अब उसे हम कितना कर देंगे, 13% कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये हम कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब डिबेंचर्स के बारे में भी कह रहा है, डिबेंचर्स के रेट को भी इंक्रीज करके 13.5 कर देंगे, जो कि पहले कितना था, पहले था वो कितना, 8%। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसके लिए करना क्या है, कह रहा है ये हमारा जो प्रपोजल था वो अप्रूव्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है एज्यूम, अब तुम्हें करना क्या है, इसके लिए जनरल एंट्रीज करनी है, और साथ में बताया नई वाली कंपनी की मुझे पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन यानी कि बाद की, यानी कि ये सब होने के बाद, यानी नई वाली पता क्या बोलते हैं, जो कंपनी बन जाएगी, अभी कुछ रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद जो नया वाली बैलेंस शीट है वो बनानी है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आने वाला है इसमें आंसर, ठीक है। लो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
देखो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ है उसको समझते हैं। देखो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में क्लियरली उसने मेंशन किया था कि हमें कितना कितना कम करना है। तो यहाँ पे देखो 180 है, यहाँ पे कितना है 20, तो लो उसका टोटल करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1,80,000 प्लस 20,000, ठीक है, और प्लस 10,000, तो ये भी ऐड कर लेते हैं, प्लस 10,000, और नीचे हमारे पास है 1,10,000, तो 1,10,000 हो गया। यहाँ पे इसमें 1,10,000 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3,20,000, तो हमारे पास टोटल है 3,20,000। तो यहाँ पर जो क्रेडिट में है वो है 3,20,000, ठीक है। अब हमने डेबिट कितने से कर दिया, डेबिट किया हमने 85 से, इसमें से 85 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 3,20,000 में से मेरे को माइनस करना है, 3,20,000 माइनस 85,000, तो मेरे पास कितना हो जाए 2,35,000। तो यहाँ कितने 2,35,000। तो अब मैं ना इतने का लॉस राइट ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं देखता हूँ, अगर कोई बता क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा है, कोई बता क्या बोलते हैं लॉस पढ़ा है, तो लॉस को देखो। तो हमारी बुक्स में लॉस पड़ा हुआ था, हाँ हमारे पास लॉस पड़ा हुआ था 1,85,000 का, तो वो लॉस को राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 1,85,000 का लॉस था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू सरप्लस, जो कि डेबिट बैलेंस था, ठीक है, उसको क्रेडिट करके यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ डेबिट लिखो मत वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1,85,000, ठीक है, थोड़ा सा ही दिख नहीं रहा, सरप्लस हो गया। इसके बाद 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी थे ना क्वेश्चन में, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, ये नीचे लिखा नहीं जाता। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के, कह रहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में मैं बताया था उसने, ये कितने के थे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास, कितने के, ये देखें 10,000 के, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेटेंट है हमारे पास 40,000 के, तो पेटेंट देख लेते हैं, पहले चेक कर लो इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा है ना 40,000, 2,35,000 माइनस 195, तो 40 ही एग्जैक्ट बचा है, ठीक है। यानी कि अब कुछ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं बचा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, अपने आप ही क्या हो गई, दोनों साइड मैच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पेटेंट्स थे ना हमारे पास इंटेंजिबल में, तो पेटेंट्स कितने गए 40,000 के, दोनों साइड क्या हो गई, खत्म हो गई। अच्छा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट भी हम बना सकते हैं, तो मैं अकाउंट बनाना इसका सिखा देता हूँ, इन एंट्रीज के आपसे बन जाएगा, या तुम बना लोगे। लाओ पहला क्वेश्चन तो मैं बना के दिखाई देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का मैंने फॉर्मेट बना लिया, अब देखते हैं उसको कैसे कैसे। देखो याद है सबसे पहले एंट्री में तुमने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्या किया था, कौन सी वाली साइड पे लिखा था, लाओ मैं इसको दिखा देता हूँ, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन मैंने किस वाली साइड पे लिखा है, क्रेडिट में, तो ये किस में डेबिट में, तो ये मुझे किस तरफ लिखना है, क्रेडिट वाली साइड पे लिखना है। तो यहाँ बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। यहाँ आ गया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 1,80,000, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी थे ना, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कितने के थे हमारे पास, कितने वाले प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए थे, प्रेफरेंस शेयर 10% वाले थे, उनको भी हमने किया था, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। डिबेंचर्स पड़े हुए थे हमारे पास 8% वाले, तो 8% वाले डिबेंचर्स को भी लिखा था हमने, ये सब अपने राइट्स सब छोड़ रहे थे। और हमारे पास क्रेडिटर भी थे, क्रेडिटर्स ने भी अपना राइट छोड़ दिया था, तो क्रेडिटर्स, तो इन सब के बैलेंसेस कितने कितने थे वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस था वो मेरे ख्याल से था 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। डिबेंचर्स वालों ने कितना छोड़ दिया था, डिबेंचर्स वालों ने छोड़ा था 10%, यानी 10,000 था, वो मैं पीछे से एंट्रीज में से लिख रहा हूँ, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंट्रीज की थी, तो उन्हीं में से लिख रहा हूँ मैं बैलेंस। और क्रेडिटर वालों ने 1,10,000 रुपये छोड़ दिए थे, 1,10,000। फिर हमने एसेट्स था ना, एसेट्स कुछ रिड्यूस हो गई थी, उन एसेट्स के बारे में लिखते हैं। तो एसेट्स कौन कौन सी रिड्यूस हुई थी, 2 मशीनरी, तो मशीन ही थी, यह आ जाएगा 2 मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने प्रोविज़न बनाया था डाउटफुल डेट्स के ऊपर, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमारे पास स्टॉक भी था, हमने स्टॉक भी लिया था, इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो मशीनरी में हमने लिखा था 60,000, प्रोविज़न में हमारे पास आया था 15,000, ठीक है। और जो इन्वेंट्रीज में था वो था हमारे पास 10,000, ये रहे। और इसके बाद अगली एंट्रीज में हमने क्या करा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना वो भी इसी तरफ आएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था और प्रॉफिट का बैलेंस था सरप्लस, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, पेटेंट्स, उनको भी राइट ऑफ कर दिया था, तो ये हो गए पेटेंट्स। तो ये सारी चीज़ हो गई क्लियरली यहाँ पे। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के थे वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में हमें पता है, इसके अंदर कितने थे 10,000 के, तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। सरप्लस हमारे पास था, तो सरप्लस हमारे पास कितना था 1,85,000 का, ये 1,85,000 आ गया। और ये इस तरफ हमारे पास बैलेंस कितना था
इसका पेटेंट्स का, तो पेटेंट्स का बैलेंस हमारे पास पड़ा था 40,000, तो ये आ जाएगा 40,000। इन दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी बराबर। याद है ना हमने वहाँ पे एंट्रीज इस तरीके से की थी, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 3,20,000, दोनों साइड 3,20,000 ही आ रही होंगी, तुम चेक कर लेना, ये आ गया 3,20,000। अब इसकी बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझे बताना, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट और बना लेते हैं। याद है ना उसने बैलेंस शीट बाद की बोली थी, तो बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, है ना, यानी शेयर होल्डर्स फंड होता है ना, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तुम सारी चीज़ें लिखते हो। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है, तो यहाँ आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितने का आ रहा है, उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड हमारे पास आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कई चीज़ें आती हैं, पर लेकिन हमारे पास तो एक ही चीज़ थी ना, डिबेंचर्स, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और तीसरा हमारे पास होता है करंट लायबिलिटीज़, ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास मेरे ख्याल से दो ही चीज़ें थी, ठीक है। एक तो क्रेडिटर्स थे, तो उनको क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज़ होगी ना, अदर करंट एक्सपेंसेस, वो क्रेडिटर एक्सपेंसेस थे, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इनके बैलेंसेस जो चाहिए तो इनके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैं तुम्हें बताया था ना इनके नोट बनते हैं, तो नोट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट है हमारे नोट, तो इसके लिए हमारा नोट नंबर 1 बनेगा, ठीक है। नोट नंबर 1, तो जरा कैलकुलेट करके देख लो। अब इक्विटी शेयर्स तुम्हारे पास कितने के बचे थे, वो अमाउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने की बची है, 30,000 की, याद है ना, 30,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। तुम इसके लिए नोट्स बना लेना, मैं नोट नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो 10,000 के रह गए इक्विटी शेयर्स, 10 के रह गए थे ना, कि 20 के रह गए थे, तुम मुझे बताओ, मैं तो आराम से बैठा हूँ, बताओ कितने के रह गए हैं। 20,000 इक्विटी शेयर थे और 1 रुपये रह गया, तो 20,000 के रह गए, सॉरी। तो यहाँ पर कितना आएगा 20,000, और साथ में 30,000 के गए नए वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। देख लो तुम पीछे जाके एक बार चेक करें ना, वहाँ पे 30,000 के थे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50,000। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें नोट बना के दिखाना है, ठीक है। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कि हम जल्दी से बैलेंस शीट इसकी बना लें। ये कितना आ गया 50,000, और सरप्लस तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं। अब हमारे पास डिबेंचर्स कितने के रह गए हैं, तो पहले डिबेंचर्स तुम्हारे पास ज़्यादा के थे, ठीक है, लेकिन पहले डिबेंचर्स 1 लाख के थे, अब हमारे पास रह गए सिर्फ 90,000 के। यहाँ कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। इसके लिए नोट बनाना है तो बना लेना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट नंबर 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। ये नोट नंबर 3 और ये नोट नंबर 4, ठीक है। तो नोट नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, नोट नंबर 3 में ट्रेड पेबल पहले 3,30,000 के थे, याद करो क्रेडिटर, पर उसमें से 1,10,000 ने तुमने राइट छोड़ दिया, तो अब कितने के बचे 2,20,000 के 1,10,000 गए, तो 3 लाख माइनस कर दो, 3,30 में से 1,10 चला गया, तो कितना बचेगा 2,20। और अदर करंट लायबिलिटी में एक्सपेंसेस के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, तो वो पहले भी 20,000 के थे और अब भी कितने के रहेंगे 20,000 के रहेंगे, ठीक है। तो इस साइड का टोटल कर लेते हैं, तो इस साइड का टोटल हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2,20,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000, तो ये हमारे पास आ रहा है 3,80,000। तो एक बार चेक कर लेना बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, 3,80,000। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया 3,80,000। अब एसेट बनानी है, एसेट वाली साइड, तो एसेट वाली साइड को ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एसेट वाली साइड है, तो वो नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। तो गाइस अब एसेट वाली साइड है, एसेट वाली साइड में दो चीज़ें हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। अब सबसे पहले फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। तो हमारे फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी के अलावा कोई चीज़ थी,
तो देख लेना एक बार मशीनरी के अलावा कोई चीज़ थी या नहीं थी। अगर मशीनरी के अलावा कोई चीज़ है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मशीनरी के अलावा कुछ था या नहीं था एक बार चेक कर लेना। तो बिल्डिंग भी था, तो बिल्डिंग कितने की है 2 लाख की, और मशीनरी कितने की रह गई सिर्फ 70,000 की। तो दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा 2,70,000। तो यहाँ पे कितना आ गया 2,70,000। इसके लिए भी नोट बनाएंगे, नोट नंबर 5। तो तुम उसमें बनाना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 लाख प्लस जो मशीनरी है 70,000। तो ये मशीन के लिए लिखा है मैंने, और ये मैंने बिल्डिंग के लिए लिखा है, ठीक है। तुम उसमें अलग से नोट बना के लिखना, बिल्डिंग नीचे फिर मशीनरी, और इन दोनों के सामने बैलेंसेस और ऐड करके आएगा 2,70,000 नोट नंबर 6 में, ठीक है। और ये तो हमें गिवन ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ब्लैंक है, ठीक है। इन्वेंट्रीज के लिए आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 8। ये तो ब्लैंक छोड़ दो, अदर करंट एसेट्स तो हमारे पास है ही नहीं इसमें। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटस याद है कितने के? तुम मुझे बताओ डेटस के बारे में। तो डेटस वैसे तो 55,000 के थे, ठीक है, पर लेकिन 15,000 का याद है उसके ऊपर प्रोविजन बना था, तो 15,000 उसमें से माइनस कर दो, तो 55 में से 15 गया तो कितना बचेगा 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40 हो गया। इन्वेंट्रीज स्टॉक की बात करते हैं, तो पहले जो स्टॉक हमारे पास था वो कितने का था 80,000 का, ठीक है, पर उसमें से याद है कुछ कम हो गया था। तो 80 में से कितना कम हो गया था तुम मुझे बताओ। 80 में से कम कर दिया था हमने 10,000, ठीक है। तो हमारे पास जो पता है इन्वेंट्रीज बची हैं वो कितने की हैं 70,000 की। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो कि वैसे तो 80,000 का था, इसमें से 10,000 की इन्वेंट्री हमने कम कर दी थी, और ट्रेड रिसीवेबल जो कि 55,000 के थे, लेकिन हमने उसके ऊपर 15,000 का क्या बना लिया था प्रोविजन लगाया, तो ये बचे 40,000। अब इस साइड का भी क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 270 और 70, ये हो जाएगा 340 और ये 3,80,000। तो ये हो गया हमारा खत्म। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसमें अगर कोई डाउट आया हो तो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क में है, ठीक है। तो बाकी का आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाय, सी यू सून, गुड डे।